रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। जय श्री कृष्णा भक्तों, मैं नरेंद्र आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमेशा की तरह एक बार फिर से हम आपके मध्य एक नया प्रसंग, एक नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। आज का प्रसंग है, इन 7 प्रकार के लोगों पर कभी भूलकर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हत्यारी बहन की कहानी। मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। यदि आज का प्रसंग, आज की कहानी आपने ध्यान से सुन ली और आज के प्रसंग में बताई बातों पर अमल कर लिया, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस प्रसंग को सुनने के बाद कोई भी दुष्ट व्यक्ति आपके साथ विश्वासघात नहीं कर पाएगा। साथियों, आज का प्रसंग बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाला है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है, कृपया वीडियो की समाप्ति तक आप हमारे साथ अवश्य बने रहें। तो चलिए साथियों, पहले कहानी के माध्यम से समझते हैं कि जो अपनों के साथ विश्वासघात करता है उनका क्या हाल होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि वो कौन से 7 लोग हैं जिनकी बातों पर कभी भूलकर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी की नगर में ही एक बड़ी सी दुकान थी, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण होता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन सेठ जी के सीने में दर्द उठा और उनकी मृत्यु हो गई। जब सेठ जी की मृत्यु हो गई तो परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उनकी पत्नी सावित्री देवी के कंधों पर आ गई। मित्रों, जब तक सेठ जी थे तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सेठ जी के जाने के बाद धीरे धीरे जो कारोबार था वो खत्म होने लगा। और एक दिन वो आया कि सेठ का परिवार कंगाल हो गया। सेठ की 2 संतानें थी, एक था बेटा विनय और दूसरी संतान थी बेटी कांता। जब कारोबार बंद हो गया तो सेठ की पत्नी सावित्री देवी मेहनत मजदूरी करने लगी और मेहनत मजदूरी करके अपनी दोनों संतानों का पालन पोषण करने लगी, क्योंकि सावित्री देवी एक समझदार महिला थी और जीवन में शिक्षा के महत्व को बहुत अच्छे से समझती थी। इसलिए सावित्री देवी ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। सावित्री देवी सोचती थी, यदि बेटा बेटी पढ़ जाएंगे तो पढ़ लिख कर मेरे जीवन का सहारा बनेंगे। धीरे धीरे समय बीता और समय बीतने के साथ सावित्री के बेटा बेटी बड़े होने लगे। दोनों संतानों की जब पढ़ाई समाप्त हो गई तो बेटा अपनी माँ के साथ मेहनत मजदूरी करने लगा और बेटी कांता घर में रहकर ही चूल्हा चौका करने लगी। मित्रों, सावित्री देवी का जो पुत्र था वो कर्मयोगी था और अपनी मेहनत पर विश्वास करता था, और उसके विपरीत सावित्री देवी की बेटी कांता स्वार्थी और लालची स्वभाव की थी। जहाँ पहले अकेली सावित्री देवी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करती थी, अब विनय भी अपनी माँ के साथ मेहनत मजदूरी करने लगा। जब दोनों माँ बेटे कमाने लगे तो उनके घर में और ज्यादा पैसे आने लगे। धीरे धीरे करके जो परिवार के हालात थे वो अब सामान्य होने लगे। जब माँ बेटे ने मेहनत मजदूरी करके थोड़ा धन इकट्ठा कर लिया, जब उनके पास पैसे आ गए तो सावित्री देवी ने अच्छा सा घर बार देखकर कांता का विवाह अपने नगर से दूर एक शहर में कर दिया। और इस तरह कांता सावित्री देवी के घर से विदा होकर ससुराल चली गई। जब कुछ दिन और गुजरे तो एक दिन सावित्री देवी का एक दूर का रिश्तेदार अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने उनके नगर में आया। जब वो सावित्री देवी के घर पहुंचा और उसकी नजर जब सावित्री देवी के बेटे पर पड़ी तो उस दूर के रिश्तेदार को विनय पहली नजर में ही भा गया। जब उस रिश्तेदार ने सावित्री देवी के समक्ष अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा
तो ये प्रस्ताव सुनकर सावित्री देवी खुशी खुशी अपने बेटे की शादी के लिए तैयार हो गई। और कुछ दिन बाद ही दूर के रिश्तेदार ने अपनी बेटी सुनैना का विवाह विनय से करा दिया और सुनैना बहू बनकर विनय के घर में आ गई। बहू के आ जाने के बाद दोनों माँ बेटे पहले की तरह मेहनत मजदूरी करके अपनी गुजर बसर करने लगते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी उनके जीवन में एक मोड़ आया। जिस नगर में वे रहते थे, जहाँ रहकर वे मजदूरी करते थे, उस नगर में भयंकर अकाल पड़ गया। जब नगर में अकाल पड़ा तो चारों तरफ हाहाकार मचने लगा और दोनों माँ बेटे जहाँ मजदूरी करके अपनी गुजर बसर करते थे, वहाँ पर भी काम मिलना बंद हो गया। माँ बेटे ने दूसरी जगह काम तलाशने की काफी कोशिश की, लेकिन अकाल की वजह से उन्हें किसी ने काम पर नहीं रखा। जब उन्हें काम नहीं मिला तो माँ बेटे को रोजी रोटी की चिंता सताने लगी। एक दिन विनय ने अपनी माँ से कहा कि मैया, अब इस शहर में तो हमें कहीं काम मिल नहीं रहा, क्यों ना मैं किसी अन्य शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाऊं और किसी काम की तलाश करूं। बेटे की इस बात को सुनकर माँ कहने लगी कि बेटा, किसी दूसरे शहर में जाने की क्या आवश्यकता है, यहीं रहकर कोई और काम खोज ले। मेहनत मजदूरी का काम नहीं मिलता तो कोई छोटा मोटा व्यापार ही कर ले। विनय बोला, मैया, व्यापार के लिए तो धन की आवश्यकता होती है, बिना धन के तो व्यापार करना तो दूर सोच भी नहीं सकते। सावित्री देवी कहने लगी, बेटा, मैंने ऐसे ही बुरे वक्त के लिए कुछ धन तुझसे छिपा कर रखा हुआ है, तू वे पैसे ले जा और कोई अपना काम धंधा शुरू कर ले। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर विनय कहने लगा कि मैया, अगर ऐसी बात है तो वह पैसे आप मुझे दे दो, मैं किसी दूसरे शहर में जाकर उन पैसों से कोई काम धंधा शुरू कर लूंगा। यदि ईश्वर की कृपा हुई और काम धंधा चल पड़ा तो जल्दी ही खूब सारा पैसा कमाकर मैं वापस लौट आऊंगा, फिर हम सब लोग मिलकर चैन से जिंदगी गुजारेंगे। माँ बोली, ठीक है बेटा, यदि तेरी किसी अन्य शहर में जाकर काम करने की इच्छा है तो ये पैसे तू ले जा और इन पैसों से कोई काम धंधा शुरू कर ले। मित्रों, माँ से पैसे लेकर विनय अपनी पत्नी के पास पहुँचा और उससे कहने लगा कि सुनो सुनैना, मैं परदेश जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस लौट कर ना आऊँ तब तक तुम मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखना और ध्यान रखना कि मेरी माँ को कोई कष्ट न होने पाए। मित्रों, इस प्रकार विनय अपनी पत्नी को समझा बुझाकर परदेश के लिए चल दिया और कुछ दिनों की मंजिल तय करने के बाद वो एक शहर में पहुंच गया। शहर में पहुंचने के बाद विनय ने अपनी माँ के द्वारा दिए हुए पैसों से कुछ काम धंधा करने की सोची, लेकिन जो पैसे माँ ने दिए थे वो काम करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। जब विनय कुमार ने देखा कि इन पैसों से मैं अपना व्यापार नहीं कर सकता तो उसने व्यापार का विचार त्यागा और अपने लिए नौकरी की तलाश में लग गया। मित्रों, विनय पढ़ा लिखा तो था ही, थोड़े ही प्रयास में उसे एक जौहरी के यहाँ पर नौकरी मिल गई। वो जौहरी हीरे जवाहरात का बहुत बड़ा व्यापारी था। विनय उस जौहरी के यहाँ पर काम करने लगा। विनय मेहनती तो था ही, उसी के साथ ईमानदार भी था। कहते हैं लंगोटी का पक्का और हाथ का सच्चा व्यक्ति कहीं भी कामयाब हो जाता है। मित्रों, विनय ने अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से सेठ जी का दिल जीत लिया। उसका परिणाम ये हुआ कि सेठ ने विनय को रात में रुकने की, दुकान में सोने की इजाजत दे दी और विनय की तनख्वाह भी बढ़ा दी। अब तो विनय दिन में जौहरी के यहाँ पर काम करता था, उसका हाथ बटाता था और रात में जौहरी की दुकान में रहकर विश्राम करता था। मित्रों,
संयोग की बात, एक रात विनय दुकान में विश्राम कर रहा था कि अर्धरात्रि के समय दुकान में कुछ चोर घुस आए। जब विनय ने कंबल से मुंह निकाल कर देखा तो सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। विनय ने देखा कि 8 चोर नकाब लगाए हुए दुकान में घुस आए हैं और दुकान में रखे हुए कीमती सामान और हीरे जवाहरात को चोरी कर रहे हैं। जब विनय ने ये सब देखा तो विनय सोने का नाटक करके चुपचाप पड़ा रहा। विनय सोचने लगा, यदि इस समय मैंने इन्हें ललकारा तो मुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि चोरों की संख्या 8 थी और विनय सिर्फ अकेला था। इसलिए उसने समझदारी से काम लिया और दुकान के एक कोने में चुपचाप पड़ा हुआ चोरों को चोरी करते हुए देखता रहा। जब चोरों ने चोरी कर ली और दुकान का कीमती सामान लेकर जाने लगे तो विनय चुपचाप उठा और उन चोरों का पीछा करने लगा। विनय की मंशा थी कि यदि मैंने उन चोरों का पता ठिकाना देख लिया तो मैं जौहरी को उनका ठिकाना बता दूंगा और सेठ जी अपना माल बरामद कर लेंगे। मित्रों, यही विचार कर विनय उन चोरों के पीछे पीछे चल दिया। काफी देर पीछा करने के बाद चोर एक वृक्ष के नीचे पहुंचकर ठहर गए। फिर उन चोरों ने वृक्ष की जड़ के बराबर में एक गड्ढा खोदा और जौहरी की दुकान से चुराया हुआ सारा धन उस गड्ढे में दबा दिया और मिट्टी को समतल करके चुपचाप वहां से निकल गए। विनय ये सब एक झाड़ी के पीछे छुपकर देख रहा था। जब विनय ने चोरों का ठिकाना देख लिया तो विनय भी वहां से वापस चला आया और वापस दुकान में जाकर सो गया। मित्रों, अगले दिन जब सुबह हुई और जौहरी ने अपनी दुकान खोली और दुकान खोलने के बाद जब उसे ये पता चला कि दुकान में चोरी हो चुकी है तो उस जौहरी के हाथ पांव फूलने लगे। जब उसने हिसाब लगाया तो पता चला कि चोर 50 लाख रुपए से भी ज्यादा के माल पर हाथ साफ कर गए हैं। उस माल पर जौहरी ने राजा को कर भी नहीं चुकाया था, इसलिए वह पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करा सका। यदि रिपोर्ट दर्ज कराता तो कर चोरी के आरोप में राजा उसे दंडित करता। अतः वह रो पीट कर अपने दुर्भाग्य को कोसता हुआ खामोश रह गया। अपने मालिक की ऐसी हालत देखकर विनय कुमार उसके पास पहुंचा और कहने लगा कि सेठ जी, आप माल चले जाने का अफसोस मत कीजिए। वह माल यदि ईश्वर ने चाहा तो आपको फिर से मिल जाएगा। यह सुनकर जौहरी ने चौंक कर पूछा कि वह भला कैसे? तो विनय कुमार बोला कि मैंने उस स्थान को देख लिया है जहां पर उन चोरों ने चोरी का माल छुपाया था। विनय की बात सुनकर जौहरी उत्साहित होते हुए बोला कि तब तो भाई तुम मुझे उस जगह जरूर ले चलो। यदि माल बरामद हो गया तो मैं तुम्हें पुरस्कारों से लाद दूंगा। जौहरी की बात सुनकर विनय कुमार कहने लगा कि हाँ हाँ सेठ जी, जरूर ले चलूंगा, लेकिन ये काम मैंने आपसे कोई पुरस्कार पाने के लिए नहीं किया, अपितु अपना कर्तव्य समझकर किया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब चोर चोरी करने के लिए दुकान में घुसे तो मैंने अपने कर्तव्य का निर्वाह क्यों नहीं किया, क्यों मैंने चोरों को नहीं ललकारा? तो सेठ जी, इसका कारण ये था कि मैं अकेला था और चोर संख्या में 8 थे। मेरे पास सिर्फ एक डंडा था और उनके हाथों में खतरनाक हथियार थे। उस हाल में यदि मैं सांस भी निकालता तो भी मेरा तत्काल कत्ल कर डालते। इसलिए उस वक्त तो मैं चुप पड़ा रहा, लेकिन जब बाद में मैंने उन चोरों का पीछा किया तो मुझे उस स्थान का पता चल गया जहां चोरों ने चोरी का माल छुपाया था। मित्रों, ऐसा कहकर विनय कुमार जौहरी को उस स्थान पर ले गया जहां चोरों ने चोरी का माल छुपाया था। जौहरी ने विनय कुमार की मदद से जब उस स्थान को खुदवाया तो सारा माल
बरामद हो गया। घर आकर जौहरी ने विनय कुमार की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं इनाम स्वरूप दी। विनय कुमार ने काफी इनकार किया, लेकिन जौहरी नहीं माना और आग्रह करके 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली विनय के हाथों में थमा दी। जब इतने रुपए उसे अनायास ही मिल गए तो उसने जौहरी की नौकरी छोड़ी और अपने घर के लिए वापस चल दिया। मित्रों, जिस रास्ते से विनय वापस लौट रहा था उसी मार्ग में उसकी बहन कांता की ससुराल थी। जब शाम होने को आई तो विनय कुमार ने विचार किया कि आज रात मैं अपनी बहन कांता के घर रुक जाता हूँ, क्योंकि विनय को भय था कि यदि मैं रात्रि में सफर करता हूँ तो चोर लुटेरे मुझे लूट ना लें। मित्रों, इसी कारण विनय ने आगे का सफर का ख्याल त्यागा और अपनी बहन कांता की ससुराल पहुंच गया। कांता ने जब अपने भाई को देखा तो उसने अपने भाई का खूब आदर सत्कार किया। भोजन कराने के बाद कांता विनय से हालचाल पूछने लगी और कहने लगी कि घर पर सब कैसे हैं। विनय कहने लगा कि बहन, मैं घर से नहीं आया हूँ, बल्कि किसी दूर शहर से नौकरी करके वापस लौट रहा हूँ। जब कांता ने सुना कि भाई पैसे कमा कर लौटा है तो कांता पूछने लगी कि भैया कितने पैसे कमा लाए। तो विनय ने सारा घटनाक्रम कांता को बता दिया और ये भी बता दिया कि जौहरी ने इनाम के तौर पर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उसे भेंट की हैं। मित्रों, जब कांता ने 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं वाली बात सुनी तो ये सुनकर कांता की नियत में खोट आ गई और विचार करने लगी, यदि ये पैसा मुझे किसी तरह मिल जाए तो मैं आगे की जिंदगी ऐश में गुजारूंगी। मित्रों, पूरे दिन का थका हारा विनय भोजन करने के बाद सोने का प्रयत्न करने लगा। उधर कांता सोचने लगी कि विनय से ये 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं कैसे लूं। काफी सोचने के बाद कांता के मन में एक तरकीब आई। कांता अपने भाई के पास पहुंची और कहने लगी कि भैया, हमारे नगर में चोर डाकुओं का बहुत आतंक है, इसलिए तुम अपनी स्वर्ण मुद्राओं वाली थैली मुझे दे दो, मैं उसे सुरक्षित स्थान पर संभाल कर रख देती हूँ और तुम जब घर को जाओ तो ले जाना। मित्रों, सीधा सादा विनय अपनी बहन कांता के मंसूबे को नहीं भांप सका और उसकी बातों में आकर 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं वाली पोटली कांता को थमा दी। मित्रों, पोटली लेकर कांता घर के अंदर चली गई और विनय सोने के लिए घर के ऊपर बने कमरे में चला गया। स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली रखकर कांता भी सोने का प्रयास करने लगी, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसका मन तो उन स्वर्ण मुद्राओं में ही अटका हुआ था। जब नींद नहीं आई तो कांता चुपचाप अपने बिस्तर से उठी और घर के अंदर चली गई और जो थैली उसने अपने भाई से ली थी उसे खोलकर देखने लगी। जब उसने 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं को देखा तो कांता अपनी सुध-बुध भूल गई और विचार करने लगी कि यदि मैं किसी तरह अपने भाई को मार दूं तो सारी स्वर्ण मुद्राएं मेरी हो जाएंगी और आगे का जीवन अपने पति के साथ चैन से बिताऊंगी। मित्रों, जैसे ही अर्धरात्रि हुई तो कांता ने अपने बक्से से खंजर निकाला और उस खंजर को लेकर अपने भाई के पास पहुंच गई और सोते हुए भाई की एक ही बार में गर्दन धड़ से अलग कर दी। उन स्वर्ण मुद्राओं की चमक में कांता इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं जिसका कत्ल कर रही हूँ वो कोई और नहीं, मेरा सगा भाई है। विनय को मारने के बाद कांता अपने पति के पास पहुंची और आहिस्ते से अपने पति को जगाते हुए कहने लगी कि उठो पिया जी, हम अमीर हो गए। जब पति ने पूछा कैसे अमीर हो गए हैं
तो कांता सारी बात बताने लगी। जब कांता के पति ने अपनी पत्नी के मुख से ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए और कहने लगा कि अरे कुलक्षणी, चंद स्वर्ण मुद्राओं की खातिर तूने अपने सगे भाई को मार दिया। कांता कहने लगी, अरे पिया जी, चंद स्वर्ण मुद्राएं नहीं, पूरी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं। पत्नी के ये वचन सुनकर कांता के पति ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा और कांता को घसीटते हुए घर से बाहर ले जाने लगा। मित्रों, संयोग से तभी राजा के सिपाही वहां से निकले। जब उन्होंने चीख पुकार सुनी तो दौड़कर कांता के घर पहुंच गए और कांता के पति को डांटते हुए कहने लगे कि आधी रात को कैसा शोर मचा रखा है और इस स्त्री को क्यों मार रहे हो, और ये तुम्हारी कौन लगती है। सिपाहियों की ये बात सुनकर कांता का पति हाथ जोड़कर बोला कि हजूर, आपके सामने जो स्त्री खड़ी है वो मेरी पत्नी है और इसने ऐसा काम किया है कि आप भी सुनोगे तो आप भी इसे धिक्कारोगे। जब सिपाहियों ने कहा कि ऐसा इसने क्या किया है तो कांता का पति कहने लगा कि हजूर, इस लालची औरत ने 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के लिए अपने सगे भाई का कत्ल कर दिया है। जब सिपाहियों ने कत्ल वाली बात सुनी तो तुरंत ही कांता को गिरफ्तार कर लिया और जिस खंजर से उसने अपने भाई का कत्ल किया था वो खंजर और 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं वाली थैली अपने कब्जे में ले ली और कांता को ले जाकर कारागार में डाल दिया। मित्रों, अगले दिन जब राजा का दरबार लगा तो कांता को राजा के सामने पेश किया गया। उस हत्यारे को देखने के लिए नगर के तमाम नर नारी दरबार में आने लगे। सब यही मांग कर रहे थे कि इस हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए। राजा ने विनय की मां और उसकी पत्नी को दरबार में बुलाया। उन्हें विनय की अमानत 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी और पूछने लगे कि अब आप ही बताओ इसके साथ क्या सलूक किया जाए। जब सावित्री देवी ने भी उसे मौत की सजा देने की गुहार की तो मां के आग्रह पर राजा ने शहर के बीचों बीच कांता का सर कलम करा दिया और उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। मित्रों, इस कहानी से हम शिक्षा की बात करें तो ये कहानी हमें सिखाती है कि जो रिश्तों को तार तार करके किसी अपने के साथ विश्वासघात करता है उसका हाल वैसा ही होता है जैसा कांता का हुआ था। और दूसरी शिक्षा हमें ये मिलती है कि कभी भी लालची स्वभाव वाले किसी भी स्त्री पुरुष की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी जो हमें सिखाती है कि इस कलयुग में सोच समझकर किसी अन्य व्यक्ति की बातों पर विश्वास करना चाहिए और सामने वाले पर विश्वास करने से पहले देख लेना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति विश्वास के काबिल भी है या नहीं है। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं वे कौन से 7 लोग हैं जिनकी बातों पर हमें कभी भूलकर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला है, जो लोग स्वार्थी होते हैं, हमें कभी ऐसे लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग केवल अपना भला चाहते हैं और इसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े वो करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाते हैं और ऐसे लोग कभी भी किसी के सगे नहीं होते और वक्त आने पर अपना रंग गिरगिट की तरह बदल लेते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके ऐसे स्वार्थी लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। दूसरा है अनजान राहगीर। मित्रों, यदि रास्ते में तुम्हें कोई अनजान आदमी मिले जिसे आप जानते भी नहीं हैं और वह तुमसे मित्रता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है या किसी प्रकार का लालच देने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे किसी भी व्यक्ति की
बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि आप उसके जाल में फंस गए तो वह तुम्हें जान माल की हानि पहुंचा सकता है। तीसरा है, जो व्यक्ति डरपोक और लोभी स्वभाव का है, ऐसे व्यक्ति की बातों पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी भी आपका विपत्ति के समय में संग नहीं दे सकता। इसलिए जितना हो सके ऐसे व्यक्ति से सदैव दूर रहना चाहिए और उसकी बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। चौथा है, जो व्यक्ति नशे का आदी हो, ऐसे व्यक्ति की बातों पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ अपने नशा से मतलब होता है। नशेड़ी व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता। ये अपने नशे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए जितना हो सके ऐसे लोगों से सदैव दूरी बनाकर रखनी चाहिए और इनकी बातों पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। मित्रों, पांचवा है, जो व्यक्ति राजनीति से संबंध रखता है या राजनेताओं से जिसके संबंध हैं, ऐसे लोगों की बातों पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम ऐसे लोगों के पक्ष में रहोगे तब भी ये तुम्हारा शोषण करेंगे और विपक्ष में होगे तो ये तुम्हारा अहित करने की सोचेंगे। ऐसे लोग अपनी झूठी शान शौकत के लिए तुम्हें कब अपमानित कर दें कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए विद्वानों का मानना है कि ऐसे लोगों की न दुश्मनी भली न दोस्ती भली। ऐसे लोग अपने वोट बैंक के लिए कब तुम्हारे दुश्मन के साथ मिल जाएं और उसे तुम्हारे राज बता दें, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए जितनी जल्दी हो सके ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए और ऐसे लोगों की बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। छठा है, जो व्यक्ति हर समय अपने पास अस्त्र शस्त्र रखता हो या कोई धारदार हथियार रखता हो, ऐसे लोगों की बातों पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कब आवेश में आकर तुम पर वार कर दे, कुछ उल्टा सीधा कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जितना हो सके ऐसे लोगों की ना तो संगत करें और ना ही ऐसे लोगों की बातों पर विश्वास करें। मित्रों, सातवां और अंतिम है, जो लोग धन के बहुत ज्यादा लालची हों, कभी ऐसे व्यक्ति की बातों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हद से ज्यादा धन का लालची व्यक्ति हमेशा इसी फिराक में लगा रहता है कि वो किस तरह और धन को इकट्ठा कर सकता है। ऐसे धन के लालची व्यक्ति धन पाने के लिए झूठ बोलने में, रिश्तों को तार तार करने में एक पल का समय नहीं लगाते। उनके जीवन में धन ही सर्वोपरि होता है। धन से बढ़कर ना उनके लिए भाई है, ना बहन है, ना मित्र है और ना ही कोई रिश्ता है। ऐसे लोग रिश्तों से ज्यादा धन को वैल्यू देते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि धन के ज्यादा लालची व्यक्ति के साथ भी कभी संबंध नहीं रखने चाहिए और ना ही ऐसे लोगों की बातों पर कभी विश्वास करना चाहिए। तो मित्रों, ये तो थी 7 बातें। आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और हो सके तो इस वीडियो को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य साझा करें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।